देखो बच्चों, ये हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है और इसमें रीतिकालीन प्रवृत्तियों को हम बताते आ रहे हैं। पहले वीडियो में रीतिकाल की कुछ प्रवृत्तियों को हमने समझाया था। जो शेष प्रवृत्तियाँ रह गई हैं उन प्रवृत्तियों को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखो, अब हमारी जो अगली प्रवृत्ति है वो है नारी भावना। रीतिकाल में अगली प्रवृत्ति कौन सी है? नारी भावना। आपको पता है कि रीतिकाल में नारी की स्थिति क्या थी? रीतिकाल में नारी की स्थिति एक भोग विलास की थी, एक वस्तु के बराबर थी। जिस प्रकार वस्तु की जितनी वैल्यू होती है उतनी नारी की वैल्यू होती थी। किसी ने वो संस्कृत में पंक्ति लिखी थी ना, नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत है ये रीतिकाल में। रीतिकाल में नारियों को केवल भोग की वस्तु माना जाता था। जिस प्रकार वस्तु का बंटवारा हो जाता उसी प्रकार नारियों का भी बंटवारा कर लेते थे। तो देखो, ये जो रीतिकाल में नारी भावना है, रीतिकालीन कवि नारी को एक भोग विलास की वस्तु समझते थे। आपको पता ही है, मैंने समझा दिया था कि इसको एक भोग विलास की वस्तु समझते थे। वे नारी के जो कमनीय अंग थे उन कमनीय अंगों का स्थूल एवं मासल चित्र अंकित करते हुए उन्हें काव्य रसिकों को, जो काव्य रसिक होते थे, उन काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित कराते थे। जो काव्य के रसिक होते थे वे उसके मनमोहक रूप से परिचित कराते थे। उनके कमनीय अंग होते थे उनका स्थूलता से वर्णन करते थे, उनके मासल सौंदर्य का वर्णन करते थे। उनके समक्ष नारी का जो रूप था ना, बहुत ही, क्या बताऊं। देखो, नारी का जो रूप था विलासिनी प्रेमिका का रूप था। अतः वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे थे और एक विलासिनी प्रेमिका का एक रूप बताया है। वे नारी के जो गृहिणी थी, माता थी, भगिनी, देवी आदि के रूप को नहीं पहचान पाए। वे नारी के गृहिणी, माता, बहन, देवी आदि के रूप को ये नहीं पहचान पाए थे। वे नारी की श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में समर्थ नहीं हुए। वे नारी को केवल वस्तु के रूप में ही पहचानते हैं कि नारी केवल वस्तु की तरह है और वस्तु की तरह ही उपभोग करने लायक है। उसे एक विलासिनी प्रेमिका का रूप दे दिया है। उसके स्थूल अंगों का वर्णन करते हैं, मासल सौंदर्य को देखते हैं। इसलिए रीतिकाल में नारी की जो स्थिति थी वो वह भोग विलास की स्थिति थी। तो देखो, अब हम अगली विशेषता लेते हैं। ये तो थी नारी भावना, में समझा दी कि नारी की स्थिति क्या थी। अब प्रकृति चित्रण लेते हैं। नारी का रीतिकाल में प्रकृति चित्रण क्या था? देखो, रीतिकाल में आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण प्राय बहुत कम हुआ है। रीतिकाल में
ये जो आलम्बन रूप में जो प्रकृति चित्रण है वो बहुत ही कम हुआ है, जबकि आलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। आलम्बन रूप में नहीं हुआ है प्रकृति का चित्रण, आलंकारिक रूप और उद्दीपन रूप में हुआ है। प्रकृति चित्रण में मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। प्रकृति जो चित्रण है उसमें ना तो मौलिकता ही है न नवीनता ही। बिहारी के प्रकृति चित्रण संबंधी दोहे भी हैं। देखो बिहारी ने कुछ दोहे लिखे, लिख देता हूं। कहलाने एकत बसत, ये बिहारी का दोहा है। देखो बच्चों, कहलाने एकत बसत आही मयूर मृगवार, कहलाने एकत बसत आही मयूर मृगवार, जगत तपोवन सो कियो, जगत तपोवन सो कियो। दीर्घ दाग, देखो ये जो बिहारी का दोहा है प्रकृति चित्रण से संबंधित है। इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। कहलाने एकत बसत आही मयूर मृगाग, जगत तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निधन। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि भयंकर गर्मियों का समय था। उन गर्मियों में अही कहते सर्प को, सर्प, मोर, हरिण और बाघ, ये चारों एक ही वृक्ष के नीचे, वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। एक साथ एक ही वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अहि और मयूर, सर्प और मोर एक दूसरे के दुश्मन हैं, और मृग और बाघ ये भी एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी एक जगह बैठे हुए हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसी आश्चर्य के कारण ये जो इस वन में जो एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी एक ही स्थान पर चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ये वन भी एक तपोवन के समान दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार एक तपस्वी जिस वन में तपस्या करते हैं, उसी प्रकार ये वन भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन होते हुए एक ही स्थान पर बैठे रहे, ये कितना अच्छा प्रकृति चित्रण किया गया है कवि बिहारी। और देखो सेनापति थे, सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। सेनापति को आप जानते हैं, सेनापति रीतिकाल के प्रकृति चित्रण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि है। रीतिकाल के अन्य कवि पद्माकर का बसंत वर्णन भी अत्यंत इसमें मनोहारी बन पड़ा है। कवि पद्माकर ने भी रीतिकाल में बसंत का वर्णन किया गया है। उन्होंने कुछ पंक्तियां उनकी, जैसे द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखी दीप दीपन में, दिपंत दिगंत है, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत। तो देखो रीतिकाल के कवि पद्माकर ने भी प्रकृति का चित्रण किया गया। उन्होंने बसंत का वर्णन किया कि बसंत के आने से सारे संसार में बहार फैल गई है, कितनी शोभा हो गई है संसार में। बसंत के आने से सारा संसार सुंदर दिखाई दे रहा है। द्वारों में, दिशाओं में, देश देशों में, द्वीपों में, सभी जगह बसंत छाया
गलियों में, ब्रज की गलियों में, वनों में, बागों में चारों तरफ बसंत के होने से, आ जाने से सब जगह बहार फैल गई है, अर्थात सभी जगह सुंदरता हो गई है और पूरा ये सारा संसार शोभायमान दिखाई दे रहा है। देखो, प्रकृति के अनेक उपमान होते हैं, जैसे कमल, चंद्रमा, चातक, हंस, कोयल, बादल, पर्वत, पुष्प आदि को लेकर उन्होंने नायिका के अन्य प्रतिमाओं का भी सुंदर चित्रण किया गया। तो इसमें प्रकृति चित्रण में कवि पद्माकर, सेनापति, बिहारी इन्होंने अच्छा चित्रण किया है। तो ये था इसकी प्रकृति चित्रण की विशेषता। अब आगे पढ़ते हैं, आगे की विशेषता लेते हैं हम ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग, तो आगे लेते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग। देखो, रीतिकाल में ब्रज भाषा में अनेक कवियों ने पद लिखे हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में कई कृतियों की रचना की है। तो रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। भिखारी दास जी हुए थे रीतिकाल में, उन्होंने भी काव्य रचना लिखी थी। जैसे ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषी ने अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी सुझा। तो रीतिकाल तक ब्रजभाषा व्यापक हो चुकी है। रीतिकाल तक जो ब्रजभाषा है वह बहुत ही व्यापक हो गई है, फैल गई है चारों तरफ रीतिकाल तक। रीतिकाल में यह रीतिकालीन ब्रजभाषा कवियों ने कहीं कहीं अवधी शब्द रूपों का भी प्रयोग किया है कि अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग कर दिया है ब्रजभाषा के साथ में रीतिकाल में। तो कवि कहते हैं कि ग्रंथों का निर्माण अवध क्षेत्रों में भी हुआ है। जो रीतिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अवध क्षेत्र में भी निर्माण हुआ है। फारसी के शब्द भी अपना स्थान ले चुके हैं। रीतिकाल में फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया, अपनी भाषाओं के शब्द भी कुछ आए हैं। इस प्रकार ब्रजभाषा एक मुख्य रूप में रही है। ब्रजभाषा मुख्य रूप में रही है, सबसे ज़्यादा रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है और इसके बाद कुछ भाषाओं के शब्द भी इसमें आए हैं, जैसे फारसी है, अरबी है, अवधी है। इन भाषाओं का शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। देखो, जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। कौन सी? बिहारी सतसई। ये सर्वश्रेष्ठ कृति है रीतिकाल जो बिहारी ने लिखी थी। तथा बिहारी गणानंद, देव, सेनापति, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल। इस रीतिकाल में बिहारी तो हुए ही, इसके अलावा घनानंद है, देव है, सेनापति है, भिखारीदास है, पद्माकर है। ऐसे सशक्त कवि हुए जो उन्होंने हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल बना दिया। तो ये थी रीतिकाल की विशेषता।
और मैंने रीतिकाल की कुछ विशेषताएं मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज तो मैंने जो शेष रीतिकाल की विशेषताएं रहती थी उनको मैंने समझाया है। धन्यवाद।